तो अभी हम देखेंगे कि हम रूट 2 को एक इर्रेशनल नंबर कैसे प्रूफ करेंगे। अब देखो, इर्रेशनल नंबर प्रूफ करने से पहले मैं थोड़ा रैशनल नंबर्स पे थोड़ा आना चाहता हूं। जैसे कि रैशनल नंबर क्या होता है? कोई भी ऐसा नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, यानी कि एक फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, जहां p और q दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो, और q क्या ना हो, जीरो ना हो। अब देखो, जैसे कि ये है 15/3, अब ये भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन क्या 15/3 इसकी फाइनल फॉर्म है? क्या 15/3 इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है? नहीं है। इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होगी बताओ? 5। ठीक है, तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/1। तो जो रैशनल नंबर होता है ना, अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है, अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में, जो रिड्यूस्ड फॉर्म में जो रैशनल नंबर होता है, उसके ऊपर और नीचे कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होते हैं। देखो यहां पे कौन था फैक्टर कॉमन? ये था 3 × 5/3। तो यहां इन दोनों नंबर्स में कौन कॉमन था? 3 कॉमन था। तो जो रैशनल नंबर होगा अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में, उनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा। जैसे कि ये है 55/20। अभी देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके देखो ऊपर 5 × 11 है और नीचे 5 × 4 है, तो एक फैक्टर कॉमन है, कौन? 5। तो जो कैंसिलेशन करके हम इनका क्या कर देंगे? 11/4 बना देंगे। अब ये बनेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। 55/20 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, रिड्यूस्ड फॉर्म है, वो कौन है? 11/4। तो इन दोनों के आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। देखो कॉमन फैक्टर नहीं होंगे लिखूं, या मैं ये बोलूं कि इन दोनों के जो फैक्टर होगा कॉमन, वो सिर्फ 1 होगा। ठीक है, 11 को मैं 11 × 1 लिख सकता हूं, 4 को मैं 4 × 1 लिख सकता हूं। तो जो रैशनल नंबर होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी कि अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में, उनमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसमें 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता। यानी कि जो p/q है ना, इधर सिंपलेस्ट फॉर्म में जो p और q है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी नहीं होगा। 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा। अभी ये नॉलेज क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यही हमें यूज होनी है इसको इर्रेशनल प्रूफ करने में। हम होता क्या है, हम प्रूव यही करेंगे कि हमने जो रैशनल नंबर माना था सिंपलेस्ट फॉर्म में, हम ये प्रूव कर देंगे कि ऊपर और नीचे 1 के अलावा भी एक और कॉमन फैक्टर है। समझ में आ गया? इसका मतलब हमारा अजम्पशन ही गलत था, हम ऐसे करके प्रूव करेंगे। ठीक है, तो p/q की फॉर्म में जब भी एक रैशनल नंबर हम मानेंगे, हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी कि रिड्यूस्ड फॉर्म में ही मान के चलेंगे। तो इसका मतलब p और q का जो HCF है ना, p और q का जो HCF है, वो क्या होगा? 1 होगा। यानी कि 1 के अलावा p और q में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम मानेंगे √2 को एक रैशनल नंबर। ठीक है, हम √2 को क्या मान लेंगे? एक रैशनल मान लेंगे। इसको हम प्रूव करेंगे बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम सबसे पहले मानेंगे √2 को एक रैशनल नंबर। हमें इर्रेशनल प्रूफ करना है ना, तो हम मान लेते हैं रैशनल हो जाएगा। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम कि √2 इज एन रैशनल नंबर। लेट अस अज्यूम दैट √2 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो √2 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? √2 इज इक्वल टू p/q लिख सकते हैं। यहां पे क्या है बताओ? p, q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि p/q क्या है? अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में, और p/q इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, ठीक है, ये p और q का कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा। उसका मतलब यही होता है कि p/q जो ये फ्रैक्शन है, ये हम अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये सिचुएशन है तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ? √2q इज इक्वल टू p लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब मैंने इसको स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं। तो स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 को स्क्वायर अगर मैं कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 2q² इज इक्वल टू p²। 2q² इज इक्वल टू p²। अब इधर ध्यान से देखो, ये क्या है? 2q²। 2q², यानी कि ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा ना। 2q², 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों डिवाइड होगा? 2q²/2। देखो, ठीक है, तो 2q² इज डिविजिबल बाय 2q² इज डिविजिबल बाय किससे? 2। तो ये 2q² है किसके बराबर? p² के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब p² भी किससे डिविजिबल होगा? 2 से। अगर p² 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, अगर p² 2 से डिवाइड हो रहा है, तो p भी किससे डिवाइड होगा? p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अब देखो ऐसा क्यों होता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। p² यानी कि 16। ठीक है, p² यानी कि 16। 16 क्या है? 4 का स्क्वायर। तो ये p² मान लेंगे हम। p कौन है? 4 है। ठीक है, तो p² यानी कि 16 इज डिविजिबल बाई 2, ये बात हम जानते हैं। 16 2 से डिविजिबल होता है।
तो देखो जो p है ना यानी कि 4, वो भी किससे डिविजिबल होता है? 2 से, ठीक है। अच्छा ये है 36, 36 को हम मान लेते हैं 6 का स्क्वायर, यानी कि p कौन रह जाएगा? 6। तो 36 इज डिविजिबल बाय 3, है कि नहीं है? तो देखो जो p है ना वो भी डिविजिबल होगा किससे? 3 से। तो अगर p स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो p वो भी किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ओके, तो p 2 से डिवाइड हो रहा है, तो जब कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो कुछ क्वोशिएंट आता है कि नहीं आता है? जैसे कि ये है 15 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो मैं 15 को क्या लिख सकता हूं? 3 इंटू 5, और ये 5 क्या है? ये क्वोशिएंट है। क्या है? क्वोशिएंट। देखो ऐसे में अगर डिवाइड करूं तो 3 5 15 0, तो क्वोशिएंट क्या आया? 5। तो जब कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो उस नंबर को हम 3 टाइम्स या नंबर टाइम्स क्या लिख सकते हैं? क्वोशिएंट, ठीक है। तो अगर p 2 से डिवाइड हो रहा है, अगर p 2 से डिवाइड हो रहा है तो मैं p को क्या लिख सकता हूं बताओ? तो p कैन बी रिटन एज p इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स c, 2 टाइम्स c। जैसे कि 15 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 5, क्यों? क्योंकि 15 3 से डिवाइड हो रहा था, ठीक है। तो वैसे ही अगर p कोई नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं? p इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स c, वेयर c इज अ इंटीजर, c इज अ, जहां पे c क्या है? एक इंटीजर है, और सोचा जाए तो c क्या होगा? क्वोशिएंट होगा। क्या होगा? क्वोशिएंट। जब वो नंबर 2 से डिवाइड हुआ ना तो क्वोशिएंट क्या आया होगा? c आया होगा। ये क्या आया होगा? c आया होगा, ठीक है। तो p इज इक्वल्स टू 2c, समझ में आ गया? अब p इज इक्वल्स टू 2c का क्या करेंगे? इसका भी स्क्वायर कर देंगे। p इज इक्वल्स टू 2c का स्क्वायर कर देंगे। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2, इसको क्या मान लेते हैं? 2। तो स्क्वायरिंग इक्वेशन 2, अगर हम इक्वेशन 2 का स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा बताओ? ये मिलेगा p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स c स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स c स्क्वायर। अब देखो p स्क्वायर और यहां भी p स्क्वायर, यहां भी p स्क्वायर, तो मैं इस p स्क्वायर की वैल्यू क्या? 2q स्क्वायर, इस p स्क्वायर की वैल्यू 2q स्क्वायर को यहां रख देता हूं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ p स्क्वायर फ्रॉम, इसको क्या मान लेते हैं हम? 3, ठीक है, फ्रॉम 3 से अगर हम p स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। अभी यहां से ध्यान से देखो, यहां से क्या पता चल रहा है कि जो 2c स्क्वायर है वो किससे डिविजिबल है? 2 से है, समझ में आ गया? 2c स्क्वायर किसके बराबर है? q स्क्वायर के बराबर है, यानी कि q स्क्वायर भी किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है। और अगर q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो q भी किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हमने यहां से ये दिखा दिया कि जो p और q है ना, p अपॉन q में, ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड होने नहीं चाहिए थे, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है ना, और रैशनल नंबर अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में सिर्फ क्या होता है, उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन रहेगा? कौन सा फैक्टर कॉमन रहेगा? 1 कॉमन रहेगा। लेकिन हमने यहां से ये दिखा दिया कि p और q में 1 के अलावा एक और फैक्टर कॉमन है, कौन? 2। कौन? 2, यानी कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं दोनों, यानी कि हमारा अजम्पशन ही गलत था कि √2 एक क्या है? रैशनल नंबर है, समझ में आया? तो जब हमारा अजम्पशन ही गलत हो गया तो इसका मतलब √2 रैशनल नहीं, क्या होना चाहिए था? इरैशनल ही रहेगा, ठीक है। तो इसको हम यहां पे लिख सकते हैं। अभी ये आप यहां तक नोट कर लो, ठीक है, इसके बाद मैं इसको पूरा रैप कर दूंगा। तो यहां पे हम लिखेंगे कि सो वी सी दैट p and q have a common factor other than 1, which is, जो कौन है? 2 in this case, ठीक है। यहां पे 2 के 1 के अलावा कौन सा है? 2 है। so our assumption जो हमने assumption लिया था, assumption that √2 is a rational number of the form p upon q, where p comma q have HCF of 1, यानी कि p और q का 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन हो ही नहीं सकता, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p comma q have HCF of 1 is wrong, hence
दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, हेंस ये नहीं लिखेंगे, हेंस रूट 2 इज एन मस्ट बी एन इररेशनल नंबर। रूट 2 को क्या होना पड़ेगा, इररेशनल नंबर होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि रैशनल नंबर होने की जो कंडीशन है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में जो नंबर है। अब आप कहोगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में क्यों माना है, अरे अगर आप ऐसे लिख रहे हो 30/50 तो इसका मतलब होता तो 3/5 ही है ना, होता है कि नहीं होता है, 3/5 ही तो होता है इसका मतलब। तो जब भी हम रैशनल नंबर कह रहे हैं यानी कि हम उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में या सिर्फ रैशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है। लेकिन यहां पे हमने देखा कि 1 के अलावा एक और फैक्टर कॉमन है, कौन, 2। इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन है ना कि रूट 2 रैशनल नंबर है, वो अजम्पशन ही गलत है। और अगर वो रैशनल नहीं है तो वो क्या रहेगा, इररेशनल ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए।